डिजिटल पेमेंट के आज के इस कैशलेस दौर में कई बार ऐसा होता है कि हम हफ्तों तक बिना कैश के अपनी खरीदारी को अंजाम देते रहते हैं। अब ऐसे में सोचिए, अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करने किसी दुकान पर गए हैं और वहां पर जब आपको पेमेंट करना हो और बार बार आपका पेमेंट फेल हो रहा हो, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे जब कैश मुद्रा पर आपकी निर्भरता आज के युग में इतनी कम हो चुकी है। ऐसी दशा में आपके सामने एक संकटकालीन स्थिति हो सकती है और यह स्थिति आपको देखने को मिल सकती है 1 अप्रैल 2025 से, अगर आपने इन नियमों के विषय में जानकारी नहीं रखी, आप सजग नहीं रहे। जी हां, क्योंकि यूपीआई अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में नियमों में कुछ बदलाव हो रहा है। तो आज की चर्चा में हम उन्हीं नियमों पर आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे और जानेंगे कि वो कौन से ऐसे नियम हैं जिसके प्रति आपको सजग होना चाहिए, आपको अपडेट होना चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। बात करेंगे इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष पर, साथ ही कुछ अन्य जानकारियों के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूपीआई सिस्टम में होगा यह बदलाव, क्या होने वाला वो बदलाव। तो खबर यही है कि यूपीआई में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ नए नियमों का उद्देश्य क्या है, जो नए परिवर्तन किए जा रहे हैं उसके पीछे मंशा क्या है, उसको भी जानेंगे। लागू किए जाने वाले प्रमुख बदलाव क्या हैं, उन बदलावों को समझेंगे। और ये बदलाव केवल एक नहीं, कुछ अन्य बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यूपीआई यूजर्स पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, अगर वो इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं तो उनको किस किस संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आपके लिए परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आज के डिजिटल पेमेंट के दौर में इसकी क्या भूमिका है, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की बारी होगी, उसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं खबर की। खबर क्या है, तो खबर यह है कि यूपीआई यूजर्स अलर्ट, उनके लिए एक अलर्ट है कि बैंक और यूपीआई एप्स टू इंप्लीमेंट न्यू मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन रूल फ्रॉम अप्रैल 1 2025। अब 1 अप्रैल 2025 से अगर आपने, एनपीसीआई ने यह कहा है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो नए मोबाइल नंबर हैं, अगर उसको आपने अपडेट नहीं किया है, और यह अपडेट की प्रक्रिया अब लगातार होगी, बहुत कम अंतराल पर होगी। अगर वो अपडेट नहीं है, आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से अगर निष्क्रिय है, या आपने यूपीआई से जुड़ा हुआ जो आपका मोबाइल नंबर है उस नंबर को आपने बदल लिया है, तो हो सकता है कि 1 अप्रैल 2025 को आपको यह संकट आपके सामने दिखाई दे। तो आपको अब बैंक और यूपीआई एप्स दोनों पर यह समस्या दिखाई देगी, इसलिए मोबाइल नंबर जो आपका लिंक है उसको अपडेट कराना बहुत जरूरी है। सुरक्षा बढ़ाने और अनधिकृत एक्सेस, अर्थात कोई ऐसा ना हो कि आपकी सुरक्षा में सेंध लगाकर आपके बैंक खाते से, आपके यूपीआई से कोई अन्य व्यक्ति उसकी पेमेंट का लाभ उठा ले, तो इसलिए इसको अपडेट कराना जरूरी है। क्या है इसमें खबर, उसको विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है 60% का डिस्काउंट, और उसके लिए आज 27 मार्च आपके पास आखिरी मौका है इतने बड़े डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। विस्तार से जानकारी के लिए आपको 8750187501 पर कॉल करना होगा, और इस बड़ी छूट का लाभ उठाने के पास अंतिम सुनहरा अवसर जो है उसका लाभ आप आज उठा सकते हैं। अब देखिए, नए नियमों का उद्देश्य सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य यही है कि जो सुरक्षा है, विशेष रूप से जो डिजिटल लेन देन होता है, ऑनलाइन लेन देन होता है, उसको सुरक्षित बनाया जाए। क्योंकि तकनीकी जहां एक तरफ हमको बहुत ज्यादा उन्नत, कम समय में सुविधाजनक सुविधा प्रदान करती है, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी चूक हमें एक बड़े संकट में डाल सकती है। इसके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती भी हम कह सकते हैं वो है इसकी सेफ्टी, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यह नियम लाया गया है कि अगर आपका मोबाइल नंबर निष्क्रिय होता है, या आपने कोई दूसरा मोबाइल नंबर ले लिया है, पुनः जारी किया जाता है आपको मोबाइल नंबर, तो यूपीआई खातों से जुड़े जो भी धोखाधड़ी के मामले हैं उनको कम करने के लिए इसको लाया गया है। तो पहला कारण सुरक्षा है, ताकि आपका लेन देन जो हो, आप किसी के साथ अगर यूपीआई के थ्रू लेन देन करते हैं तो वो सुरक्षित हो। इसलिए मोबाइल नंबर आपके अपडेट होने पर यह व्यवस्था की गई है कि अनधिकृत लेन देन को रोकने के लिए सत्यापन उपाय किया गया है। इसका मतलब कि मोबाइल नंबर में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन दिखता है, चाहे वो कुछ दिनों से बंद है, चाहे दूसरा मोबाइल नंबर उसकी जगह इस्तेमाल होने लगा, तो इसके लिए अपडेशन होगा, अपडेट की प्रक्रिया होगी। अगर उसका सत्यापन नहीं होता है तो आपका यूपीआई बंद हो जाएगा। यह व्यवस्था की गई है। अब देखिए, इसको विस्तार से समझते हैं। लागू किए जाने वाले प्रमुख बदलावों में क्या क्या है।
सबसे प्रमुख बदलाव के अंतर्गत जो पहली बात है वो तो यह है कि अब हर सप्ताह इसके अपडेशन की प्रक्रिया आपको दिखाई देगी। इसका मतलब साप्ताहिक डेटा अपडेट होगा। अब बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है हर हफ्ते अपने डेटा को अपडेट करेंगे। इसमें क्या वो देखेंगे, इसमें देखेंगे कि अगर कोई मोबाइल नंबर है उससे डिस्कनेक्शन है, डिस्कनेक्ट है वो मोबाइल नंबर। दूसरी बात, अगर वो निष्क्रिय अवस्था में है, वो एक्टिव ही नहीं है। तीसरी बात, अगर कोई मोबाइल नंबर दोबारा जारी किया गया है तो ऐसी दशा में क्या होगा कि जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को हटा दिया जाएगा और फिर से एक सूचना भेजी जाएगी। वो सूचना किसी भी रूप में हो सकती है, वेरीफाई करने के बैंक और यूपीआई के अपने तरीके हो सकते हैं। उसके माध्यम से जब वो पुष्ट कर लेगी, वो ओटीपी भी हो सकता है, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और नेम से मैच है कि नहीं है ये हो सकता है। फिर आपके पास जब ये पुष्ट हो जाएगा कि नहीं अमुक व्यक्ति ने जो परिवर्तन है उसी के द्वारा किया गया है, उस तकनीकी के आधार पर फिर ये जब प्रूफ हो जाएगा तो आपका साप्ताहिक डेटा अगर अपडेट हो गया, वो सत्यापित हो गया, तो फिर आपका यूपीआई काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसका मतलब वही नंबर यूपीआई से लिंक होंगे जो सक्रिय हैं, उपयोगकर्ता के नाम से रजिस्टर्ड हैं। अगर पुराना नंबर किसी अन्य के पास चला गया, मान लीजिए आपने कोई नंबर इस्तेमाल आप कर रहे हैं, वो नंबर आपने बंद कर दिया और कुछ दिन बाद आप देखते हैं वो नंबर किसी अन्य को अलॉट हो जाता है। लेकिन अब ऐसी दशा में आप क्या करते हैं, आपको दूसरा नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपका पहला नंबर जो है वो यूपीआई उसी से चल रहा है। तो ऐसी दशा में अब क्या होगा, हर सप्ताह जब अपडेट की प्रक्रिया हो रही है तो वो आपका यूपीआई ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप नया नंबर ले रहे हैं तो आपको अपडेट कराना होगा, अन्यथा आपका नंबर मान लीजिए किसी और को अलॉट हो गया 2 महीने बाद और आपका यूपीआई में भी वही नंबर है, उस नंबर का मिसयूज कोई और न कर ले, इसलिए एक वेरीफाई करने की व्यवस्था की गई है और इसके लिए साप्ताहिक अपडेट करने की जो व्यवस्था है ये लाई गई है। अब मोबाइल नंबर अपडेट के लिए यूजर की अनुमति लेनी होगी। इसमें क्या होगा कि जो यूपीआई से संबंध मोबाइल नंबर है अगर वो बदलता है तो नंबर अपडेट करने के लिए बैंक या यूपीआई ऐप जो है उससे अनुमति लेनी होगी। और बैंक या यूपीआई ऐप क्या करेगा, जो मूल उसका उपयोग करता था उसके बिना अनुमति के मोबाइल नंबर अपडेट ही नहीं होगा। इसका मतलब जो मूल उपयोग करता है जब तक उसको वेरीफाई बैंक और ऐप नहीं कर लेगा तब तक आप नया नंबर अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि आप चाहें कि हम दूसरा नंबर अपडेट करके उसके यूपीआई खाते का लाभ उठा ले तो ये प्रक्रिया दूसरे भी नहीं कर सकते हैं। तो इस लिहाज से भी ये सुरक्षित बनाया गया, जिससे क्या होगा, जो अनधिकृत एक्सेस है वो रुकेगा और यूजर्स को उनके यूपीआई आईडी से जुड़े नंबर में किसी भी बदलाव की जानकारी होगी। हमारा अगर यूपीआई आईडी है उसमें अगर कोई भी नया नंबर दूसरा एक्सेस करना चाहता है, उसमें छेड़छाड़ करना चाहता है तो उसकी जानकारी तुरंत अब हमको मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि हर सप्ताह अब ये डेटा अपडेट किया जाएगा। तो ये एक बदलाव है। अब देखिए यूपीआई यूजर्स पर इसका क्या प्रभाव होगा। एक तो देखिए प्रभाव ये होगा कि सेवा बाधित होगी, कब, जब आप अपना जो नंबर है वो अपडेट नहीं कराते। इसका मतलब जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो अगर आपका निष्क्रिय हो जाता है, बदल गया है और आपने बैंक में उसको अपडेट नहीं किया है तो ऐसी दशा में क्या होगा, आपका यूपीआई अकाउंट क्या होगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अगर आपका कोई नंबर बंद है जो यूपीआई से कनेक्ट है, आपका कोई नंबर आपने चेंज किया है जो रजिस्टर्ड है वो अब चेंज हो गया है, तो ऐसी दशा में आपको अपडेट करना होगा, बैंक और ऐप को आपको सूचित करना होगा। लेन देन की सुरक्षा इससे बढ़ेगी। एक तो ये भी है बदलाव प्रभाव के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि अब केवल सक्रिय और सत्यापित मोबाइल नंबरों को ही यूपीआई खाते से लिंक करने से अब इससे क्या होगा कि थोड़ा सुरक्षा और लेन देन और बेहतर होगी। अब इसमें कोई भी अनधिकृत ट्रांजैक्शन, कोई थर्ड पार्टीज का मिसयूज करने में अब थोड़ी सी सुरक्षा की जो हम कह सकते हैं दीवारें हैं वो और पुख्ता होती हैं, तो इस मामले में कमी आने की संभावना पूरी की पूरी है। अब उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक कदम क्या होगा, सबसे पहला तो कदम तो यही है कि आप अपने मोबाइल नंबर की सक्रियता की पुष्टि करें कि आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो सक्रिय है, चल रहा है। इसके लिए अगर आपको बैंक से या यूपीआई से जो सूचना आती है आप लगातार उससे अपडेट रहें। कोई भी सूचना अगर बैंक के द्वारा ऐसी भेजी जा रही है, बैंक चाहता है आपसे जानकारी लेना कि आप एक्टिव हैं कि नहीं, कोई और तो आपके खाते से संबंधित कोई गतिविधि को संचालित नहीं कर रहा है, तो उन सूचनाओं को गंभीरता से लेना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एक्टिव है, साथ ही बैंक से आने वाले अगर किसी प्रकार के ओटीपी हैं, एसएमएस अलर्ट हैं, वो आपको नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपको नियमित रूप से बैंक से आने वाले ओटीपी और एसएमएस अलर्ट ये सारी चीजें नहीं प्राप्त हो रही हैं तो आपको इस पर विचार करने की जरूरत है कि कहीं आपकी सुरक्षा में सेंधमारी तो नहीं हुई है, इसलिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर आप बदलाव करते हैं मोबाइल नंबर तो उसको अपडेट आपको करना होगा। इससे आपके लिए
ये एक बेहतर कदम होगा, आवश्यक कदम होगा। आपकी जो लेन देन है, डिजिटल लेन देन आप करते हैं, वो सुरक्षित होगा। बैंक की सूचनाओं पर भी आपको ध्यान देना होगा कि बैंक या यूपीआई सेवा प्रदाता जो है उसके द्वारा भेजे गए किसी भी संदेश या अनुरोध पर आप उस पर तुरंत उचित निर्णय लें, उचित कार्यवाही करें। अगर आपको उस पर संदेह भी होता है तो उसको भी वेरीफाई कर लें, क्योंकि आजकल तो ऐसे भी संदेश आते हैं जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको तो वेरीफाई करते हुए, अगर वो सही सूचना है, आपको लगता है कि नहीं बैंक के द्वारा ही अधिकृत सूचना आई है, तो सूचना के अनुसार आप कदम उठाएं, उस जो भी उनकी डिमांड है उस डिमांड को पूरा करें, ताकि आप इस तकनीकी युग में अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपने खाते को, अपने पैसे को सुरक्षित रख सकें और डिजिटल लेन देन को और बेहतर और सुरक्षित बना सकें, ताकि आपकी यूपीआई सेवाएं बाधित भी ना हो और आप सुरक्षित रूप से लेन देन भी करते रहें। अब देखिए, ये तो एक बात थी, इसमें अन्य बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वो बदलाव क्या क्या है, इसको भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, यूपीआई 123 पे की सीमा बढ़ाई जाएगी। यूपीआई 123 पे क्या है, तो देखिए ये क्या है, आप एक तो इंटरनेट के थ्रू लेन देन करते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तब भी आप बिना इंटरनेट के डिजिटल लेन देन करते हैं। इसको हम यूपीआई 123 पे जो सेवा है, इसको आईवीआर अर्थात इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के माध्यम से करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक वॉइस के माध्यम से जो लेन देन होता है, उसमें आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कीपैड वाला फोन है, फीचर फोन जिसको कहते हैं, तो उसमें भी आईवीआर टेक्निक का इस्तेमाल होता है। उसमें आपके पास वॉइस कमांड आएगी, उसी के हिसाब से आप नंबर बटन दबाते हैं तमाम, उससे आप अपना बैलेंस जान लेते हैं, उससे आप अपने खातों में से पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, उसमें अभी तक क्या होता था, यूपीआई 123 पे की लेन देन की सीमा 5,000 रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है कितना, 10,000 रुपए। एक तो ये परिवर्तन हुआ है, ये आपको 1 अप्रैल 2025 से देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ बिल पेमेंट्स ऐसे हैं जिन पर कि सुविधा शुल्क भी लिया जाएगा। अर्थात अभी तक अगर आप बिल पेमेंट कर रहे थे तो आप निःशुल्क रूप से कर रहे थे, लेकिन अब उस पर आपको बहुत थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन सुविधा शुल्क आपको दिखाई दे सकती है। तो 0.5% से लेके 1% तक का सुविधा शुल्क और प्लस जीएसटी इस पर आपको दिखाई देगा। अगला क्या है, अंतरराष्ट्रीय यूपीआई लेन देन। अभी तक क्या था, भारत के अंदर यूपीआई लेन देन कर रहे थे आप अबाध गति से, लेकिन अगर आप अंतरराष्ट्रीय लेन देन करते हैं भारत से बाहर जाकर, तो वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब विदेश यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं तो वहां भी यूपीआई का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। विशेष रूप से अभी पहले ये कहां पर दिखाई देगा आपको, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, ओमान और अन्य देशों में लागू किया जाएगा शुरुआती तौर पर, फिर धीरे धीरे इसका विस्तार देखने को मिलेगा। रुपए और यूपीआई को अंतरराष्ट्रीय पेमेंट गेटवे से भी जोड़ा जाएगा। क्रेडिट कार्ड से अगर आप यूपीआई भुगतान करते हैं तो ऐसी दशा में 2,000 रुपए तक तो मामला ठीक है, लेकिन 2,000 रुपए से अधिक की सीमा जैसे ही आप क्रॉस करेंगे और यूपीआई ट्रांजैक्शन होगा, तो क्रेडिट कार्ड से किया गया जो भी 2,000 से ऊपर का अमाउंट है उस पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। थर्ड पार्टी यूपीआई एप्स पर लेन देन की सीमा भी निर्धारित की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यूपीआई में थर्ड पार्टी, जैसे मान लीजिए गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, इसके द्वारा अगर आप लेन देन कर रहे हैं, मान लीजिए कि 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्तियों में से आपको 20 व्यक्ति जो है वो कर रहा है फोन पे से, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं, मान लीजिए 25 लोग हैं, वो कर रहे हैं किससे, पेटीएम से। इसके अलावा मान लीजिए कि इससे ज्यादा लोग, मान लीजिए 40 लोग ऐसे हैं जो गूगल पे से कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में अब ये नहीं होगा, ये सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 30% से ज्यादा कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, वो 30% से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो एनपीसीआई है वो ये सुनिश्चित करेगा कि यूपीआई लेन देन सभी प्लेटफॉर्म पर समान रूप से वितरित हो। ऐसा ना हो कि किसी की मोनोपोली हो जाए, कोई केवल गूगल पे का ही इस्तेमाल करे या पेटीएम का ही करे या केवल फोन पे का ही करे, तो ऐसा नहीं होगा। 30% की सीमा एक निर्धारित कर दी गई है, अब उसके ऊपर वो नहीं कर सकता है जितने भी लोग इस तरह के यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, इसको समझ लेते हैं। एनपीसीआई क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इसको कहा जाता है, और इसकी स्थापना 2008 में आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही था कि देश में कैसे सुरक्षित और कुशल भुगतान और निपटान प्रणाली को डेवलप किया जाए, इसीलिए 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया। इसमें 10 प्रमुख प्रवर्तक बैंक हैं। कौन कौन है, एसबीआई है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, सिटी बैंक है और एचएसबीसीआई बैंक है। तो ये 2008 में आरबीआई और भारतीय बैंक संघ द्वारा
स्टैब्लिश किया गया। एनपीसीआई की प्रमुख पहलों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जैसा कि यूपीआई की बात की जा रही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात की जा रही है, ये तो है ही। इसके अलावा अगर आप देखें तो रुपे कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा जिसको आईएमपीएस कहते हैं, इसके अलावा एईपीएस, इसके अलावा भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी आप जानते ही हैं, अभी भीम 3 लॉन्च किया गया है। इसके अलावा भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एनईटीसी, फास्टैग जिसको कहते हैं, ये सब एनपीसीआई की प्रमुख पहलों के अंतर्गत हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो एनपीसीआई है वो क्या करता है, तो हमारे जो डिजिटल लेन देन है उसके दिशा में उसको रेगुलेट करने के लिए एनपीसीआई काम करता है। आगे अगर देखिए तो एकीकृत भुगतान इंटरफेस अर्थात यूपीआई की बात करें तो ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था और ये रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। इसका मतलब कि कम समय में, वास्तविक समय में, ठीक उसी समय में जिस समय आप भुगतान कर रहे हैं उसी समय ये ट्रांसफर पैसा हो जाता है। बैंक खाते से तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है और इसमें व्यक्ति से व्यक्ति, आप पर्सन टू पर्सन और साथ ही आप व्यक्ति से व्यापारी लेन देन को आसान बनाने के लिए ये माध्यम है। अब इसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे कई ऐप यूपीआई का उपयोग करते हैं, जिसको एकीकृत भुगतान इंटरफेस कहते हैं। उसका इस्तेमाल ये थर्ड पार्टी करती हैं, जिसको आप जानते हैं पेटीएम का भी नाम आपने सुना हो, इन सारे का नाम आपने सुना होगा। तो अगर अभी तक आपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है या आपका कुछ मोबाइल नंबर बंद है, पुराने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे आपके पहले, नए नंबर आपने ले लिए हैं तो उसको अपडेट नहीं किया है तो कर ले, अन्यथा 1 अप्रैल 2025 से आपकी निर्भरता को देखते हुए आपके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तो उम्मीद है आपके लिए जानकारी सुविधाजनक भी होगी, परीक्षोपयोगी भी होगी। अंत में आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं, आप पर जिम्मेदारी छोड़ते हैं इसका जवाब देने की। नए यूपीआई मोबाइल वेरिफिकेशन नियमों को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? विकल्प आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय स्टेट बैंक या वित्त मंत्रालय। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है इस प्रश्न का सही सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।